देश के सबसे अहम चुनाव का दूसरा फेज आज हुआ समाप्त। मैंने भी डेमोक्रेसी, संविधान और शांति को अपना वोट दिया। देशभक्त पर हम आशा करते हैं कि आप देश के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी कोने में हो, वोट आप जरूर करें। अगर 18 साल से कम के हो या किसी कारण वोट नहीं दे सकते हो या फिर काम के सिलसिले में देश से बाहर हो तो दूसरों को वोट करने को बोलो, उन्हें प्रेरित करो। डेमोक्रेसी का सवाल है भाई। उधर पोलिंग बूथ्स में 88 सीट्स का फैसला हो रहा था। इधर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ईवीएम, मोदी से जुड़े अहम फैसलों पर सुनवाई चल रही थी। टू मच डेमोक्रेसी हैपनिंग। पहला, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वो कर ही दिया जिसका अंदेशा सबको था। कोर्ट ने इस दलील में कोई वजन नहीं पाया कि ईवीएम बटन को दबाने के बाद जो वीवीपैट स्लिप छपकर निकलती है उसे गिनने की कोई जरूरत है, अर्थात 100% वीवीपैट मैचिंग। देखिए, आइडिया उसका बहुत सिंपल था। इतने महीने लगाकर 7 चरण में आप वोटिंग करवाकर एक ही दिन में चुनाव के नतीजे आप चाहते हो। अरे 2020 थोड़े ना है, देश की डेमोक्रेसी का सवाल है। ईवीएम के साथ साथ अगर पेपर ट्रेल की भी मैचिंग करवा देते तो ईवीएम के जो नतीजे हैं वो डबल वेरीफाई हो जाता, किसी को सवाल उठाने का कोई मौका ही नहीं मिलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं मानी। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह जरूर कहा है कि इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाले सिंबल लोडिंग यूनिट या एसएलयू को सील किया जाए, उन्हें कंटेनर्स में सिक्योर रखा जाए और ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले बर्न्ट मेमोरी सेमीकंडक्टर, उसके 5% सैंपल्स टेस्ट किए जाए, इलेक्शन के बाद टेस्ट किए जाए, कैंडिडेट्स के सामने टेस्ट किए जाए, जिससे कोई भी शंका ना हो कि वोटिंग में कोई फेरबदल हुआ हो, सिंबल लोडिंग गलत तरीके से किया हो, बटन की प्रोग्रामिंग गलत तरीके से की गई हो। यह जांच की मांग सेकंड या थर्ड पायदान पर जो भी कैंडिडेट आया है वो कर सकता है। ईवीएम का मुद्दा क्या है, इतना जटिल क्यों है? ईवीएम और वीवीपैट को लेकर इतने सवाल क्यों है? इलेक्शन कमीशन इस पर चुप्पी क्यों रखी रही थी? क्या है, इसे पूरा हैक किया जा सकता है? नहीं, इस पर पूरा एक एपिसोड है, टाइम मिले तो देख लीजिएगा। दूसरा बड़ा केस आज कोर्ट में, जिसका फैसला तो नहीं आ पाया, और वो ये केस था जहां प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करने की मांग रखी गई थी, क्योंकि एक पिटीशन के मुताबिक मोदी ने धर्म का इस्तेमाल किया, दूसरे धर्मों का अपमान किया वोट मांगने के लिए। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के नियम के साफ और सख्त खिलाफ है। मोदी ने इलेक्शन के लॉस की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं, इस पर तो पूरा का पूरा एपिसोड है, चैनल पर देख लीजिएगा। जस्टिस सचिन दत्ता, जिन्हें इस केस की सुनवाई करनी थी, वो उपस्थित ना हो सके क्योंकि वो दूसरे केस में बिजी थे। एडिटर, ऐसे मीम मत लगाओ, क्योंकि ये समझ लो कि पॉपो जब हमारे ऊपर आएंगे ना तो हमारे ऊपर वॉर रोकने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो प्लीज बी केयरफुल। लेकिन कोर्ट ने एक केस को सिरे से खारिज नहीं किया, और इस केस में आने वाले टाइम में हम किस तरीके से वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे, उस पर भारी इंपैक्ट पड़ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस बात की पुष्टि करने को बोली कि अगर किसी इलेक्शन में नोटा जीत जाता है, माने नोटा के सबसे ज्यादा वोट आते हैं, लोग सबसे ज्यादा नोटा दबाते हैं, तो क्या दोबारा इलेक्शंस हो या ना हो, आप दूसरे पायदान के कैंडिडेट को कैसे चुन सकते हैं एज अ विनर। देशभक्त पर तो खैर हमारा मानना है, ये जो सिस्टम है ना कि नोटा अगर जीत जाए तो दूसरे कैंडिडेट को आप विनर डिक्लेयर कर दोगे, ये गलत नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रॉड है वोटर के साथ। समझाते हैं कैसे। क्या सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें नोटा स्कैम से, ये जो फ्रॉड होता है लोगों के ऊपर, इससे बचा पाएगी? क्या लोगों को यह बताया जाएगा कि नोटा उन्हें कैसा एक झूठा दिलासा देता है? ये पूरा का पूरा प्लान है कि लोग भी खुश हो जाएं कि उन्होंने भी अपना डिसेंट जताया है। नोटा राइट टू रिकॉल नहीं देता है, बल्कि नोटा से क्रिमिनल्स, बाहुबलियों को ज्यादा पावर मिलती है। नोटा का सच आज पता करते हैं देशभक्त के स्पेशल एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। लेखक शिव खेरा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की, यह मांग करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोले कि ऐसे नियम बनाए जिससे जहां अगर कोई कैंडिडेट को नोटा से कम वोट मिले तो उस कैंडिडेट को 5 साल के लिए कम से कम चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। आज के डेट में अगर कैंडिडेट इलेक्शन के मैदान में फ्लॉप हो जाता है, 1/6 से कम वोट लाता है, तो उसका डिपॉजिट जब्त कर लिया जाता है। लेकिन यह कोई खास पनिशमेंट नहीं है क्योंकि डिपॉजिट ज्यादा अमाउंट का होता नहीं है। दूसरी मजेदार बात सुनिए, 2018 में महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यों ने डिक्लेयर किया कि नोटा एक
फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट है, माने एक कैंडिडेट मान लिया उन्होंने नोटा को। इनफैक्ट महाराष्ट्र में अगर नोटा कैंडिडेट जीतता है तो नए सिरे से इलेक्शंस करवाए जाएंगे उस राज्य में। लेकिन अफसोस की बात है कि ये स्टेट इलेक्शंस की बात हो रही है। इन राज्यों को छोड़कर पूरे देश भर में नोटा आज एक जुमला बनकर रह गया है। देश भर में आज अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो लोगों का आक्रोश जब साफ दिखता है तब भी जो कैंडिडेट दूसरे पायदान पर आया है वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ फकीरी नहीं है, ये खतरनाक भी है। सोचो आपके एरिया में दो कैंडिडेट्स हैं, एक का नाम गब्बर है। गब्बर से सब डरते हैं, इतना कि 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। दूसरे कैंडिडेट है, अरे यार एडिटर थोड़ा सा एंथुसियाज्म कंट्रोल कर, ये रियलिस्टिक हो रहा है यार, ये न्यूज चल रहा है यहां। जय वीरू नहीं, दूसरे कैंडिडेट हैं रहीम चाचा, जिनके बेटे को गब्बर ने बेरहमी से मार डाला। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, वही सन्नाटे वाले। रहीम चाचा बेचारे बूढ़े हैं, अंधे हैं, बेबस हैं, बिना पैसे वाले हैं, लेकिन उनका दिल साफ है। रामगढ़ के लिए वो करना कुछ जरूर चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में तो 50 कोस क्या खुद के गांव वाले उन्हें नहीं जानते हैं। ऊपर से वो सोचते हैं कि यार ये रामगढ़ के लिए क्या कर लेंगे, ना पावर है इनके पास, ना मीडिया है, ना पैसा है, ना बॉन्ड्स है इनके पास। इस सोच के चलते गांव वालों इलेक्शन के दिन भर भर के नोटा दबा देते हैं। गांव वालों ने सोचा कि कम से कम हम अपना विरोध तो जता देंगे कि भाई कोई अच्छा कैंडिडेट है ही नहीं, वोट किसे दें। हमने नोटा दाब दिया। अब सोचिए 100 वोट डले, 80 वोट तो नोटा को चले गए, 80 वोट नोटा के पास चले गए। गब्बर के गैंग ने कुछ लोगों को किडनैप किया, कुछ लोग खुद ही 11 वोट डल गए गब्बर के नाम पर। रहीम चाचा को मिले सिर्फ 9 वोट। लेकिन सोचो इलेक्शन कमीशन उसी दिन तुरंत गब्बर को विजेता घोषित कर देती है और उसके बाद गांव वालों चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। तो अगर नोटा नहीं होता तो शायद रहीम चाचा आराम से जीत जाते, क्योंकि गांव वालों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो बेस्ट ऑफ द वर्स्ट चुन लेते, गब्बर के बुरे दिन शुरू हो जाते। अगर नोटा में दम होता तो 80 नोटा वोट के साथ फिर से चुनाव होता और गब्बर और चाचा दोनों को इलेक्शंस लड़ने नहीं दिया जाता, नए कैंडिडेट्स आते। लेकिन आज का नोटा देश के गब्बरों को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है, कमजोर कैंडिडेट्स को और मार रहा है, बाहुबलियों को ज्यादा मदद दे रहा है। इसके आंकड़े हैं हमारे पास, बताता हूं कैसे। लेकिन उससे पहले यह तो देख लो कि नोटा कितना बड़ा जुमला है। आपको सुकून देने के लिए एक कितनी बड़ी फॉर्मेलिटी रची गई है, इस वारदात से आप समझ जाओगे। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल इलेक्शन से पहले ही जीत जाते हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर्स में एरर्स होने के कारण वो कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने आप में ही पूरी स्टोरी, अपने आप ही एक एपिसोड है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो सूरत लिख दीजिएगा, हम आपको सूरत की बेसूरत हाल भी बता देंगे। कमेंट्स में सूरत लिख दीजिएगा अगर ये पूरी कहानी जानना चाहते हैं। लेकिन नेट कहानी यही है कि दलाल इकलौते कैंडिडेट बचे रहे और उन्हें ईसी ने तुरंत विनर घोषित कर दिया, सर्टिफिकेट के साथ छाप दिया कि भाई साहब आप ही विजेता हो। सोशल मीडिया पर बवाल, जनता बोली से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं, आपको हम कुछ कहते हैं। सच है कि बीजेपी के दलाल इकलौते कैंडिडेट बाकी रहे, तब भी नोटा का ऑप्शन तो लोगों को देना था। क्या इलेक्शन कमीशन इस बात से डर गई कि कहीं नोटा जीत ना जाती अगर दो कैंडिडेट्स के बीच में कॉन्टेस्ट करा जाता और मुंह काला हो जाता किसी का? यह साफ दिखाता है कि खुद इलेक्शन कमीशन नोटा को लेकर सीरियस नहीं है। लेकिन फिर भी देशभक्त चैनल पर हजारों मैसेजेस हमारे पास रोज आते हैं, लोग परेशान हैं। हम कहते हैं हम किस नेता को वोट करें, हम तो नोटा का बटन दबा देंगे। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, किसी को भी वोट दो लेकिन नोटा को मत दबाना। 6 साल में एक बार भी हमने इस चैनल पर यह नहीं बोला है कि इसे वोट दो, इसे वोट मत दो, लेकिन आज हाथ जोड़कर यह भीख मांग रहे हैं कि कम से कम वोट करो और नोटा को मत दबाना। और इसके पीछे लॉजिक है, मैथ्स है कि आप बाहुबलियों को कैसे हेल्प करोगे अगर आप नोटा दबा रहे हो। नोटा हमारे डेमोक्रेसी में एक नया एक्सपेरिमेंट है, याद रखिए। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट को हम सुधार सकते हैं अभी भी। 2013 में नोटा को एज एन ऑप्शन डाला गया सबसे पहले ईवीएम्स में। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिलता है आपको ईवीएम में, नन ऑफ द अबव। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटा की पहल की, जब इलेक्शन कमीशन को कहा इसके बारे में, तब इसके पीछे लॉजिक साफ था। पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा संभल जाएंगी, आंखों की शर्म होगी, वो खुद ही सोचेंगे टेंटेड, करप्ट हैं, रेपिस्ट,
क्रिमिनल कैंडिडेट्स को नहीं डालते हैं, कहीं लोगों ने नोटा बटन दबा दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या बोले, कितना भोलापन है सुप्रीम कोर्ट पे। इस लॉजिक में नेता टाइप के पास इज्जत, अरे यार अपनी पार्टी छोड़ देते हैं, ऑपोजिट विचारधारा वाली पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर यहां इज्जत की बात कर रहे हैं, शर्म की बात कर रहे हैं हम, हैं? और आंकड़े भी ये बात को बयां करती है कि नोटा कैसे फेल हो चुका है। पिछले 5 सालों में नोटा को 1.3 करोड़ वोट्स मिले हैं, लेकिन क्रिमिनल कैंडिडेट्स दोनों ही, लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस की अगर हम बात करें, वहां दोनों ही जगह बढ़े हैं। घंटा फर्क पड़ता है किसी को नोटा से। 2009 में 30% एमपीज ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, 14% ऐसे थे जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस, रेप, मर्डर चल रहे थे। 2019 में, माने 10 साल बाद, क्रिमिनल केसेस वाले एमपीज 30% से 43 तक चले गए, 43%, और जो सीरियस केसेस थे वो 14% से बढ़कर करीबन 30% तक चले गए। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि नोटा की वजह से कमजोर या कैंडिडेट जिनका नाम शान नहीं था या जिनके पास पैसे नहीं थे, वो भी दब गए। उनको भी रहीम चाचा की तरह किसी ने वोट नहीं दिया, कमजोर थे लेकिन अब तो खत्म ही हो गए। नोटा आज के डेट में एक ढकोसला ही है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। आपका वोट नेगेटिव नहीं होता है, किसी को नीचे नहीं खींच सकता है, ये राइट टू रिकॉल नहीं है, सिस्टम को मजबूर नहीं करता है, बस आपको एक झूठा दिलासा देता है। जैसे इलेक्ट्रिकल फायर में ना आप पानी मार रहे हो कि हां आप तो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर अगला सवाल आप मुझसे पूछोगे, अरे देशभक्त इतने नेगेटिव हो रहे हो, हैं, सोल्यूशन क्या है? जैसे कि आप मुझसे पूछते रहते हो कि वोट किसको दें, उस एक सवाल को आंसर करने के लिए पूरा का पूरा एपिसोड बना दिया हमने, वो देख लेना, दोबारा मत पूछना। अब सुनिए, कमजोर नोटा को हटा देना भी ऑप्शन नहीं है, उसे ज्यादा पावर देना सही जवाब होगा। लोग बेबस हैं, बहुत से लोग नफरत की राजनीति और आलसी टाइप नेतागण टाइप लोगों से, दोनों से ही परेशान हैं। अगर सिस्टम को हिलाना है, अगर नेता टाइप लोगों को नोटिस पर डालना है, तो नोटा को और मजबूत करना पड़ेगा, उसे दांत देने पड़ेंगे। इस साल के नतीजे तो अभी हमारे पास है नहीं, इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, लेकिन पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इलेक्शंस में नोटा का साफ इंपैक्ट हमें दिखता है। 639 असेंबली सीट्स में करीबन 7.5% सीट्स ऐसे हैं, टू बी एग्जैक्ट 47 सीट्स ऐसे थे जहां नोटा का वोट शेयर मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा था। यानी कि सिंपल भाषा में, नोटा के वजह से इलेक्शन का जो नतीजा था वो बदल सकता था, ये वोट किसी और कैंडिडेट को जा सकता था और रिजल्ट ही बदल सकता था। आप सोचो, देश में करीबन 50 एमएलए आज ऐसे हैं जो चुन के आए हैं जिनके जीत में एक बड़ा सा नोटा छपा हुआ है। इन राज्यों में एग्जांपल देता हूं, मध्य प्रदेश का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 20 सीट्स में नोटा ने अहम रोल प्ले किया। कांग्रेस ने 13 सीट्स जीते, बीजेपी ने 7। ये क्लोज सीट्स की बात कर रहा हूं। शाजापुर में बीजेपी 28 वोट से जीती, लेकिन नोटा का मार्जिन 1500 वोट्स। तो 28 वोट से जीत हार का फैसला हुआ और नोटा 1500 वोट्स। अब सोचिए बाकी की सीट्स में क्या क्या कहानी चल रही थी। ऐसे बहुत सारे सीट्स हैं जहां मार्जिन 1000 वोट से कम था और नोटा 2000 से ज्यादा वोट पड़े थे। तो इलेक्शंस में हार जीत का फैसला नोटा अब कर रहा है, डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है। लेकिन इससे अच्छे कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, इसका कोई एविडेंस हमें नहीं मिला, क्योंकि बाहुबलियों के जो पावरफुल लोग होते हैं उनका अपना वोट बेस होता है, वोट बैंक होता है, वो तो लोगों को घसीट के भी ला सकते हैं। तो शायद डिजर्विंग जो कैंडिडेट्स हो रहे हैं वो इसके चक्कर में मारे जा रहे हैं। तो एंड में सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर फिर से वापस आते हैं, जो उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछा है कि लोकसभा इलेक्शंस में अगर नोटा कैंडिडेट जीता है तो फिर क्या। और यही नहीं, उन कैंडिडेट्स का क्या जो नोटा से कम वोट लाते हैं। असेंबली इलेक्शंस में ये ऑलरेडी साफ साफ दिखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के लाटूर रूरल कंस्टिट्यूएंसी में नोटा को 27,500 वोट्स मिले, 27,500 वोट्स, 13% वोट्स पूरा, और नोटा दूसरा पायदान पर आया। सेकंड अगर कैंडिडेट होता तो नंबर 2 पायदान पर आया। इलेक्शन जीता कांग्रेस के धीरज देशमुख ने। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बिहार के गोपालगंज में नोटा को 50,000 से ज्यादा वोट्स मिले, तीसरे पायदान पर आया नोटा कैंडिडेट। लोगों का गुस्सा साफ साफ है, लेकिन उस गुस्से का फायदा क्या? नोटा का इस्तेमाल अभी कम है, लोग समझ पा रहे हैं कि यह एक जुमला ही है, लेकिन नोटा का आइडिया काफी तगड़ा है। जरूरत बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे दे कि अगर नोटा जीतता है तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे, नए कैंडिडेट्स के साथ इलेक्शंस होंगे, पुराने वालों को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
और अगर नोटा से कम वोट्स आते हैं किसी कैंडिडेट को तो उसे भी इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा कुछ टाइम के लिए। यह होगा असली राइट टू रिजेक्ट अ कैंडिडेट, यह होगा असली हक टू द वोटर। फिर देखो कैसे लोग दबा दबा के अपना आक्रोश निकालते हैं। लोग भर भर कर नोटा दबाएंगे, फिर हम भी आपको प्रेरित करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक नोटा बटन मत दाबो प्रभु। चोरों की लिस्ट ही सही, सबसे कम वाला जो चोर है उसे वोट दे देना, लेकिन अपने वोट को मजाक मत बनने देना। नहीं तो सबसे बड़ा वाला जो डकैत होगा ना वो जीत जाएगा तुम्हारे चोरों के चक्कर में। जैसे अगर ये एपिसोड पसंद आया तो आप क्या करोगे? आप लाइक बटन दबाओगे, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन दबाओगे। लेकिन नोटा का तो ऑप्शन नहीं है। नोटा या फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और नोटा बिल्कुल वही चीज है कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन जीते कौन हारे। देखिए एपिसोड पसंद आया ना आया फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए कि ये कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि हमारे देश की फ्यूचर, हमारे लोगों की, हमारी जनता की फ्यूचर और हमारी डेमोक्रेसी की फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। इसीलिए नो ऑप्शन इज नॉट एन ऑप्शन। ध्यान लगाइए और चूज करिए, क्योंकि देखिए ऑप्शंस कम है मुझे मालूम है, शुरुआत लेकिन आपको और मुझे ही करनी है। और अगर आप नोटा से शुरुआत करोगे तो फिर द एंड की तरफ ही आप जा रहे हो खाई में।